तो आई होप कि आप चीजें समझ रहे होंगे। ठीक है, लाइए शीट दीजिए। अच्छा, कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर चल रहा था क्या? लड्डू नहीं, आपको प्रॉपर दूसरी मिठाइयाँ भी मिलेगी, लेकिन हमको थोड़ा सा 1-2 दिन सांस लेने का मौका दीजिए, जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, 1-2 दिन का समय दीजिए। कल मैं फ्री हुआ हूँ जाकर, कल मैं फाइनली फ्री हुआ हूँ। चलिए, तो शीट तो अभी नहीं चाहिए। शायद कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा रहा था आप लोगों को। क्या पढ़ा रहा था बताइए? हाँ, सहभाज्य संख्याएं प्रॉपरली क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? क्या होती हैं बताइए? उनका एचसीएफ क्या हो? अगर संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, भले वो अभाज्य हो चाहे ना हो, उनको क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्याएं बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब सुनिए ध्यान से। अब इसके बाद शायद मैंने हेडिंग दिलवाया था जुड़वा अभाज्य संख्याएं, अभी नहीं बोला था। लिखिए, हेडिंग दीजिए, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसकी जरूरत नहीं है, कभी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी नाम है, जान लीजिए क्या होता है। अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स कर लीजिए। ट्विन प्राइम नंबर्स, ये क्या होता है किसी को पता है क्या? किसको पता है? हाँ, यदि अभाज्य संख्याओं में अंतर 2 का हो तो उन्हें ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। लिख लीजिए, यदि अभाज्य संख्याओं में, यदि अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो, यदि अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो तो उसे ट्विन प्राइम नंबर्स, मतलब जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, हो गया। आप कौन सा अभी रफ फेयर इसी पे होता है क्या? ये रफ है ना? ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, बताइए। जैसे हो गया आपका 2, 5, फिर उसके बाद बताइए। 2, 5 है? नहीं है। 3, 5 है। 5 और 7 है। 11, 13 है। सही है। 17, 19 है। अंतर कितने का दिखाई दे रहा है? 2 का। 1 और 3 है? नहीं है। मैंने क्या बोला था? संख्याएं क्या होनी चाहिए? अभाज्य। या अनिवार्य रूप से क्लियर रहिए, संख्याएं कैसी होनी चाहिए? अभाज्य। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को? तो हाँ, 15, 17 नहीं होंगे, क्योंकि 15 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 41, 43 है, क्योंकि 41 भी अभाज्य है और 43 भी अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर है। क्या 29, 31 है, तो कि ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब बोल दे 171, 173 अभाज्य संख्याएं हैं। 171, 173 क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं है? नहीं है। कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं है। आइए, 171, 173 जुड़वा अभाज्य है? नहीं है। क्या 171? अच्छा, वेरी गुड, पहचान लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है। ये आपकी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब अभाज्य संख्या है नहीं, तो जुड़वा अभाज्य का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। जुड़वा अभाज्य में क्या होता है? दोनों क्या होनी चाहिए आपकी? अभाज्य होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो ये अभाज्य है ही नहीं। आपने कैसे इतनी जल्दी चेक कर लिया? नंबर ऐसा था कि आपको दिख रहा था 7, 1, 8, 1, 9।
अंकों का योग 9 हो रहा है तो पक्का 9 या 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो दिखाई दे रहा था इस बात, ये चीज दिख गई आपको। तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं हुई, इसलिए इसको आपने ट्विन प्राइम नहीं बोला। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, जैसे मान लिया, अब बताइए 181 183 है? नहीं है? सही बताइए। है कि नहीं है? नहीं, गुड। ये आपका तो अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। तो ऐसे कुछ ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जिनमें आपको पहचानना होगा कि अभाज्य है कि नहीं है। इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा कि नंबर देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या अभाज्य है कि नहीं है। उसके पहले मैं आपको भाज्य संख्याएं बताऊंगा, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, फिर इस पर हम लोग आएंगे। तो खैर, ट्विन प्राइम आप लोग समझ गए प्रॉपरली? आ गया समझ में? कोई डाउट, कुछ पूछना है ट्विन प्राइम में? बढ़ जाए आगे। क्या लिखा आपने? अगर भाज्य संख्याओं में अंतर 2 का है, अभाज्य संख्याओं में, अभाज्य याद रखिएगा, अभाज्य संख्याओं में अंतर 2 का है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जुड़वा अभाज्य कहते हैं। अब इसके बाद अभाज्य तो जान गए आप क्या होता है, क्या होता है अभाज्य, बताइए। अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। वेरी गुड, मतलब इसके 2 फैक्टर होने चाहिए तभी अभाज्य कहलाएगी। अब हम लोग आएंगे भाज्य संख्या पे। इंग्लिश है इसकी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। क्लियर हो गया? अब ये मत कह दीजिएगा जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य होगी, नहीं। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सुनिए इसमें क्या होता है। अगर कोई संख्या स्वयं से कट रही हो और 1 से कट रही हो, उसके अलावा भी किसी नंबर से कट रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए इसके। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर। और आपके अभाज्य संख्याओं के लिए क्या होना चाहिए? ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। तो अगर कोई संख्या स्वयं से, 1 से और किसी अन्य संख्या से भी कट रही है तो उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। लिख लीजिए, यदि कोई संख्या 1 से, स्वयं से एवं अन्य संख्याओं से भी कट रही है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्लियर है? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। लिखिएगा, एक ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक है, हो गया? और बाकी आप लोग एग्जाम पर समझ ही रहे हैं। 4 आपकी भाज्य संख्या हो गई, 6 आपकी भाज्य संख्या हो गई, 8 आपकी भाज्य संख्या है, 9 आपकी भाज्य संख्या है। क्यों? 9 1 से भी कटता है और 9 तो 9 से कटेगा ही, और 3 से भी कटता है। मोर देन 2 फैक्टर हो गए कि नहीं इसके, इसलिए कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। एक में कितना फैक्टर? 1 का तो 1 ही रहेगा,
आपका दो भी फैक्टर नहीं हो रहा है, तो मोर देन 2 फैक्टर कहाँ होंगे, ठीक है। इसलिए एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। 4 किसी बच्चे ने बोला है, तो 4 भी क्या है आपकी भाज्य संख्या है। 1 से कटेगा, 4 से कटेगा और स्वयं अच्छा 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी भाज्य संख्या हो गई। तो अब इसके बाद लिखिएगा अपवर्त या गुणज। अपवर्त या गुणज, इंग्लिश में इसको कहते हैं मल्टीपल। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है बताइए, कोई बताएगा। अपवर्त या गुणज क्या होता है। अभी पढ़ाऊंगा ना, अगला टॉपिक हमारा होगा लघुत्तम समापवर्त होगा, उसी में ये अपवर्त क्या चीज होती है या गुणज क्या होती है चीज सबको पता है। कोई बोल नहीं पा रहा डेफिनेशन, सबको पता है कि अपवर्त कैसे मिलता है। 2 का अगर 5 उठाते हैं, 5 का पहला अपवर्त चाहिए तो 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 आएगा। 5 इसका 5 का क्या है पहला अपवर्त है। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। 10 क्या है 5 का दूसरा अपवर्त है। 5 में आप 3 का गुणा करेंगे 15 आएगा। तो 15 क्या है बताइए 5 का तीसरा अपवर्त है। अगर हम 5 में 10 का गुणा करेंगे तो 50 आएगा। 50 क्या है 5 का 10वां अपवर्त है। तो यदि किसी संख्या का जो भी अपवर्त निकालना है, जैसे 5 का आपको 25वां अपवर्त निकालना है, तो सीधे 5 में किसका गुणा कर दीजिए 25 का गुणा कर दीजिए, अपवर्त आपको प्राप्त हो जाएगा। 5 का या 3 का मान लिया 15वां अपवर्त निकालना है, तो 3 में किसका गुणा कर दीजिए 15 का गुणा कर दीजिए, आपको 3 का 15वां अपवर्त 75 प्राप्त हो जाएगा। तो अपवर्त इसी तरीके से गुणा करके निकाला जाता है, और जो भी अपवर्त किसी संख्या का होगा वो उस संख्या से निश्चित रूप से क्या होगा विभाजित होगा। अगर मैं कहूं 7 का अपवर्त कुछ x है, समथिंग क्या है x है, 7 का अपवर्त x है, यानी कि जो x मिला होगा 7 में ही किसी संख्या से गुणा करके आया होगा। आया समझ में, 7 में ही किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 7 का अपवर्त मिलेगा। तो 7 का अपवर्त निश्चित रूप से 7 से क्या होगा विभाजित होगा। किसी संख्या में आपने किसी चीज से गुणा करके जो फिगर प्राप्त किया तो वो क्या कहलाएगा उस संख्या का अपवर्त कहलाएगा। ठीक क्लियर है, तो अपवर्त क्लियर हो गया। और जो अपवर्त होता है, अपवर्त निश्चित रूप से उस संख्या से पूर्णतः क्या होता है विभाजित होता है। तो ऐसा कभी नहीं बोला जाता किसी संख्या का आधा अपवर्त, मतलब 5 का आधा अपवर्त, आधा नहीं होता कुछ। जब भी लिया जाता है तो धनात्मक पूर्णांक में ही फिगर उठाया जाता है आपका, पहला अपवर्त, दूसरा अपवर्त, तीसरा अपवर्त। 4.5वां अपवर्त नहीं होता, 8.5वां अपवर्त नहीं होता। कोई चीज भी फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं उठाई जाती, ठीक है। जब भी उठाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर फॉर्मेट में उठाएंगे। 0 भी नहीं होता, किसी का 0वां अपवर्त क्या होगा ये भी नहीं होता। पहला अपवर्त, दूसरा अपवर्त, तीसरा अपवर्त, चौथा अपवर्त, 5वां अपवर्त, ऐसे चलता है। तो कभी भी किसी संख्या का अपवर्त निकालना है तो उसमें गुणा होगा तो कैसी संख्या से गुणा होगा पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा। आ रही बात समझ में, पॉजिटिव इंटीजर से। तो पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करा तो 5 का आपने 10वां अपवर्त निकाला 50। अच्छा ये 15 क्या है, क्या 3 का 5वां अपवर्त भी बोला जा सकता है। 15 को 3 का 5वां अपवर्त भी कह सकते हैं, 10 को 2 का 5वां अपवर्त भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं। 5 को 1 का 5वां अपवर्त भी कह सकते हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो अपवर्त वाली बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसको एक नाम हिंदी में और दिया गया है गुणज। आगे एक वर्ड मिलेगा गुणक, गुणक, गुणज, गुणक। गुणक क्या होता है जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं। आ गया समझ में, ये संख्या हो गई, ये गुणक हो गया, ये अब गुणज हो गया। आ गया समझ में, ये संख्या हो गई, ये गुणक हो गया, मल्टीप्लायर। आया समझ में, क्या बोलेंगे मल्टीप्लायर। ये संख्या हो गई, ये गुणक हो गया और ये गुणज हो गया। लिख दूं यहां पर, ये संख्या है मान लिया, तो हम इसको तीसरा 5 का तीसरा गुणज निकाल रहे हैं, तो 3 क्या हो गया गुणक हो गया, मल्टीप्लायर। और 15 क्या हो गया गुणज। ठीक है, ये चीजें जाननी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको कभी भी। यस
तेलियरगंज में प्रॉब्लम तो पब्लिक करिए, अभी अभी पता चला है क्या? अभी जस्ट प्रॉब्लम हुई, हाँ पब्लिक कर दीजिए। सही है बच्चों, क्लियर है? अपवर्त या गुणज क्लियर हो गया। इसके बाद एक और टर्म है आपका, वो है अपवर्तक या विभाजक। इसको बोलेंगे डिवाइजर। ठीक, ये क्या होता है? अपवर्तक या विभाजक। जैसे बच्चों आपके सामने मैंने बोल दिया 20 के अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और स्वयं 20 है। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है? अपवर्तक है। ठीक है, या विभाजक कह लीजिए। हिंदी में विभाजक और भाजक में स्लाइट डिफरेंस है। विभाजक हम उसको उठाते हैं जिससे संख्या पूरी पूरी कट जाए, और भाजक क्या होगा? भाजक हो सकता हो रिमाइंडर भी दे। आया समझ में? भाजक क्या हो सकता है? रिमाइंडर भी दे, समझिएगा। तो बच्चों इसी अपवर्तक या विभाजक को एक नाम और दिया जा सकता है, गुणनखंड, फैक्टर। फैक्टर, गुणनखंड और विभाजक में कोई अंतर नहीं है। यहां पर जो केस हमने उठाया है ये क्या है? 1 2 4 5 10 20, ये टोटली क्या कर रहे हैं? 20 को डिवाइड कर रहे हैं। टोटली 20 को डिवाइड कर रहे हैं। देख लीजिए 1 2 4 5 10 20, ये सब 20 को टोटली डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इसके अपवर्तक हो गए। इन्हीं को क्या बोलेंगे हिंदी में? विभाजक बोलेंगे। और बाबू यही क्या कहलाएगा? गुणनखंड भी कहलाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? फैक्टर भी बोलेंगे। क्या हम 20 के यही तो फैक्टर देंगे? 1 है, 2 है, बताइए, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, सब फैक्टर तो है ना 20 के? बताइए 20 के फैक्टर नहीं है? तो ये विभाजक और फैक्टर दोनों एक ही होता है। जब विभाजक का मतलब वो पूरा पूरा संख्या को क्या करे? विभाजित करे, तब। तो केवल हम भाजक कह दें, केवल हम कह दें डिवाइजर और फैक्टर एक ही है, तो थोड़ा सा असुविधा हो सकती है आपको। डिवाइजर का हम सेंस क्या ले रहे हैं कि ये टोटली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। यहां मैंने सेंस क्या लिया है? अपवर्तक अगर हमने दे दिया, लिख दिया अपवर्तक, तो अपवर्तक का मतलब क्या हो गया? टोटली ये इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये टोटली डिविजिबल है। 20 आपका इन संख्याओं से टोटली डिविजिबल है, तो ये सब इसके क्या हो गए? 1 2 4 5 10 20, इन सबके अपवर्तक हो। ये सब 20 के अपवर्तक हो गए, यानी कि डिवाइजर हो गए। इंग्लिश में डिवाइजर ही कहते हैं इसको, जबकि ये क्या है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। डिवाइजर का सेंस ये भी हो सकता है कि रिमाइंडर छोड़े, शेष दे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? भाई देखिए 5 में 2 का भाग दिया तो 2 हमारा क्या है? भाजक ही तो है, डिवाइजर ही तो है। आया समझ में? ये भाजक है, इसको भाजक नहीं बोलेंगे। 5 में 2 से भाग दे रहे हैं, 5 में 2 का भाग दिया कितना? तो क्या इसका 2 भाजक नहीं है? है, लेकिन ये ऐसा भाजक है जिसकी वजह से शेष भी आ रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये इसको अपवर्तक नहीं बोलेंगे, ना इसको फैक्टर बोलेंगे। 2 आपका क्या है? भाजक अवश्य है, लेकिन ये अपवर्तक नहीं है। 2 अपवर्तक नहीं। अपवर्तक का मतलब ये पूरा पूरा क्या करे? विभाजित करे। तो अपवर्तक और फैक्टर दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, मतलब ऐसा भाजक जो पूर्णतः विभाजित करे संख्या को, उसको कहते हैं अपवर्तक। और फैक्टर भी का भी तो यही काम है। गुणनखंड का भी काम क्या होता है? संख्या को पूर्णतः क्या करता है? विभाजित ही करता है। तो अपवर्तक और गुणनखंड दोनों एक ही चीज होती है। आ गया समझ में? दोनों एक ही चीज है। हाँ, लेकिन थोड़ा हिंदी भाषा के हिसाब से विभाजक भाजक में आपको कंफ्यूजन होता है। भाजक ऐसा भी हो सकता है जो शेष दे, तो ऐसे भाजक अपवर्तक नहीं होंगे। आया समझ में? ऐसे भाजक अपवर्तक नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, भाजक विभाजक हम सब एक ही सेंस में यूज करते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन हमने एकदम डिफरेंस बता दिया। अपवर्तक मतलब पूरा काटे, पूरा पूरा काटे, तो जो पूरा काट रहा है वही फैक्टर भी है। तो कोई डाउट है क्या फैक्टर और मतलब गुणनखंड और अपवर्तक में? किसी प्रकार का डाउट है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? किसी को कुछ पूछना है इसमें?
बताइए, कुछ पूछना नहीं पूछना? अब आ जाइए, 20 के अपवर्तक हो गए, 1 2 4, और भी कोई उठा लें? बताइए 25 के अपवर्तक क्या क्या है? 1 है, 5 है, बस 25 ही है, 3 ही है अपवर्तक इसके। यही इसके क्या होंगे? फैक्टर भी होंगे। यही इसके क्या है? गुणन खंड भी है। ठीक है, अब आइए, अब इसके बाद आ जाइए, लिखिए परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। जरूरत इसकी है नहीं, मैंने आपको उस दिन बताया था नंबर्स बहुत सारे हैं, बताया था ना, मैंने नाम भी लिए थे बहुत सारे नंबर्स के, तो उन सबको जानने पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, उसके लिए हमने कई सारे नाम लिए थे। चलिए, परिपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? ये सब चूंकि कॉमनली यूज होता है, एग्जाम में नहीं आता कि ये क्या है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए परिपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? परिपूर्ण संख्या कोई बताएगा? वेरी गुड, ऐसी संख्या जिसके भाजकों का योग स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर, ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों का या भाजकों, भाजक का सेंस यहां क्या ले रहे हैं कि अपवर्तक? जनरली हम भाजक का सेंस वो हम अंडरस्टूड रहता है पहले से ही, भाजक या अपवर्तक सेंस क्या लेंगे? एक ही लेंगे। तो क्या है अब? कौन सी संख्या है ये? परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योग, ब्रैकेट में डालिएगा, स्वयं को छोड़कर लिखिए, ऐसी संख्या जिसके विभाजकों का योग, ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, संख्या को छोड़कर। संख्या भी, स्वयं संख्या भी तो अपनी विभाजक होगी, होता है कि नहीं? संख्या को छोड़कर क्या लिखा? ऐसी संख्या जिसके विभाजकों का योग संख्या के बराबर हो, तो उसे परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल उठाते हैं। 6 है तो 6 के बताइए अपवर्तक या विभाजक क्या होगा? विभाजक। 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 6 ले नहीं सकते, 6 हम लेंगे नहीं। तो 1 + 2 + 3 कितना आ रहा है टोटल? 1 + 2 + 3 कितना आ गया? 6। तो यही तो मैंने बोला था, ऐसी संख्या जिसके विभाजकों का योग, स्वयं वो संख्या छोड़कर, स्वयं वो संख्या खुद की विभाजक होगी कि नहीं, अपवर्तक होगी कि नहीं? 20 का एक अपवर्तक 20 था ही, 15 का एक अपवर्तक क्या होता है? 15 होता ही है। अपवर्तक में एक और स्वयं तो शामिल होता ही है, एक और स्वयं तो शामिल होता ही है। तो बच्चों देखिए, 6 लिया हमने, तो इसके विभाजक देखने में सामने समझ में आ रहे हैं, 1 है, 2 है और 3 है, 6 नहीं ले सकते। तो इन सब का योग किसके बराबर आ रहा है? क्यों सरजू चौधरी? समझ में आ रहा है आपको? कितना आया? 6 आ गया। ये एक परिपूर्ण संख्या है, इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है बच्चों? 28 है। चलिए देखिए, 28 क्या है? एक परिपूर्ण संख्या है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, आइए चेक करते हैं। 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, फिर 14 है, बस। 28 कैसे ले सकते हैं? 28 तो ले नहीं सकते। 28 के लिए तो पहले ही मना कर दिया ना मैंने कि स्वयं वो संख्या कैसे हो सकती है, तब तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी। आइए चलिए देखिए, प्लस करिए, कितना बेटा कितना आ रहा है? 28 आ रहा है, 28 आ गया।
तो ये परिपूर्ण संख्या है। और भी बहुत सारे नंबर हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, खैर इसका भी एग्जाम में कोई यूज है नहीं। एक होता है आपका प्लस परफेक्ट नंबर। प्लस परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर में बस प्लस जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका एक नई प्रकार की संख्या, या इसको कहते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। या इसको कहते हैं नार्सिसिस्टिक नंबर। ठीक, प्लस परफेक्ट नंबर एक नया नंबर बता रहा हूं, इसका भी कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आपके एग्जाम से कोई लेना देना इसका नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली आजकल प्रचलन में है, लोग पूछ दिया करते हैं कभी कभी, सर ये बताइए नंबर कौन सा होता है। तो प्लस परफेक्ट नंबर या आर्मस्ट्रांग नंबर या नार्सिसिस्टिक नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, जैसे एक संख्या एग्जाम्पल देख लीजिए, 153 उठा लिया हमने। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो 153 क्या है, एक नार्सिसिस्टिक नंबर है या आर्मस्ट्रांग नंबर है या प्लस परफेक्ट नंबर है। क्यों है, इसका डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्याएं आपकी आर्मस्ट्रांग नंबर होंगी, उसमें देख लीजिए कि कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, और इन अंकों को जितने भी अंक हैं उसका घात बनाइए और इस संख्या के अंकों के ऊपर लगाकर जोड़ दीजिए। अगर उसका योग संख्या के बराबर आ गया तो ये क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। देखिए कितने अंक हैं, तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब किसके बराबर, 153 के बराबर आएगा ही आएगा। देख लीजिए आ रहा है कोई डाउट, क्लियर है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये फायदेमंद नहीं है आपके लिए बस, लेकिन समझा दिया जा रहा है कि हाँ ये भी होता है आपका। देखिए ये हो गया, और कौन सा है एग्जाम्पल, 370, 371, 407, जरा चेक करिए इन सबको। ठीक है, देखिए 3 का क्यूब, 7 का क्यूब और 0 का क्यूब कितना आ रहा है, ऐड करके देखिए, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब, 1 का क्यूब, 4 का क्यूब, 0 का क्यूब और 7 का क्यूब, कितना आ रहा है ये, 370 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 371 भी आ रहा है, और ये कितना, हाँ 407। और भी नार्सिसिस्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 1 का पावर 1 1 ही होगा, 2 का पावर 1 क्या होगा, 2 ही होगा, 3 का पावर 1 क्या होगा, 3 ही होगा। तो ये सब जो डिजिट्स हैं, सभी डिजिट्स क्या रहेंगी आपकी, वो भी आर्मस्ट्रांग नंबर रहेंगी, उसको भी क्या बोलेंगे, आर्मस्ट्रांग नंबर। क्या है, क्या पावर, हाँ 3 वहां पे बन, नहीं नहीं पावर से कोई मतलब नहीं, मैंने क्या बोला, जितने भी अंक हैं संख्या में, 2 अंक हो तो 2 अंक उठाइए, ठीक है, 3 अंक हो तो 3 अंक उठाइए पावर के रूप में, 4 अंक हो तो 4 अंक उठाइए पावर के रूप में। आ रहा है समझ में, उनको संख्या के अंकों के ऊपर लगाइए और सबको जोड़िए जैसे हमने जोड़ा है। अगर उसका योग संख्या के बराबर है तो वो कैसा नंबर है, प्लस परफेक्ट नंबर है। कोई फायदा नहीं है, लिखवा दूं क्या इसमें भी, हाँ नहीं कोई फायदा भी नहीं, कभी पूछेगा भी नहीं आपके एग्जाम में, बच्चे पूछा करते इसलिए मैंने बता दिया। ठीक, तो डिजिट्स जो भी होंगे वो भी आपके क्या होंगे, प्लस परफेक्ट नंबर होंगे, प्लस परफेक्ट नंबर होंगे। क्लियर है। अब आइए पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या देख लीजिए क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, पता है कि नहीं।
पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर सबको पता है, अगर किसी संख्या को समथिंग स्क्वायर पैटर्न में लिख सके तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। जैसे 4, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 144 12 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 441 क्या है? 30 का, सॉरी 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो अगर किसी संख्या को हम समथिंग स्क्वायर पैटर्न में लिख सकें तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसे ही आपका क्या है? पूर्ण घन संख्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सारी चीजें समझ में आ गई? किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। अब किसी संख्या को हम समथिंग क्यूब पैटर्न में लिख पाए तो क्या होगी आपकी? पूर्ण घन संख्या होगी। आ रहा है समझ में? तो कैसे बताइएगा? बोलिए। जैसे 1 हुआ, 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब लिख सकते हैं। जैसे 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं? ये 1 यहां भी है, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। कुछ भी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। अब देखिए 8 है तो क्या है बताइए? 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। 27 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब लिख सकते हैं। आ रहा समझ में बच्चों? अब गर्मी लगने लगी है ना, अब एसी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चलिए अब इसका भी कनेक्शन मजबूत करवाते हैं, जल्दी ही आपको एसी की सुविधा। फरवरी, अब तो जैसे ही फरवरी लास्ट तक में गर्मी बहुत भयंकर मिलने लगेगी। चलिए हो जाएगी व्यवस्था। ये हो गया, क्लियर है? तो ये सब आपके परफेक्ट क्यूब नंबर हो गए। अब कोई नंबर छूटा है क्या? वो सब आपका जो ये जो नियम है वो लास्ट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये सारे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सारी चीजें लास्ट में आपको बताई जाएंगी बाबू। ठीक है, अभी नहीं। ये अभी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर चल रहा था। ठीक हो गया। अब बच्चों आ जाइए, रुक जाइए एक बार फिर से मैं सोच लूं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। देखिए कॉपी। चलिए, हमारे ख्याल से कुछ छूट नहीं रहा है। वैसे अगर कुछ छूटता होगा तो अभी तो मैं क्लास में हूं ही, कभी भी वो चीजें याद आएंगी हम लोग तो पूछ लीजिएगा या मैं बता दूंगा। सारी चीजें मैं बता दी, सारा एग्जाम में जो आता है वो, जो नहीं आता वो भी बता दिया, जो बच्चे लाके पूछते हैं। चलिए अब सीधे हम लोग आएंगे क्वेश्चन। हाँ, एक चीज छूट रही है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कैसे पहचानेंगे ये संख्या अभाज्य है? हाँ बताइए। तो अभाज्य संख्या की, अभाज्य होने की जांच करना, हेडिंग दे दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभाज्य होने की जांच करना क्या है? कमेंट लाइए। अभाज्य होने की जांच करना। 15 के लिए बच्चा कह रहा है कि प्लस परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो नहीं है। 15 कैसे प्लस परफेक्ट नंबर हो जाएगा? नहीं है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ऐसे ही बहुत ज्यादा हो गया 15 से आपका, तो ये प्लस परफेक्ट नंबर नहीं है। आ गया समझ में? खैर अपना दिमाग भी बहुत ज्यादा इन सब चीजों में मत खपाइए, क्योंकि मैं पहले बता दे रहा हूँ ये यूजफुल नहीं है आपके एग्जाम के लिए। ना परफेक्ट नंबर यूजफुल है और ना ही प्लस परफेक्ट नंबर यूजफुल है। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो यूज में है ही नहीं, अगर यूज में होते तो जानकारी होती। अब सुनिए, तो कैसे जांच करेंगे कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं है? जैसे मान लिया हमने बोल दिया 83 को चेक करना है, या 183 को ही चेक करना है। ठीक, यह अभाज्य है कि नहीं है, इसकी जांच आपको करनी है। तो कैसे करेंगे आप? उन अभाज्य संख्याओं से इसको कटाएंगे जिनका वर्ग
इससे छोटा हो। अगर उन अभाज्य संख्याओं में से किसी से भी ये कट गया तो ये भाज्य है, मतलब कंपोजिट है, और नहीं कटा तो ये अभाज्य है। फिर से सुनिएगा, चेक करना है कि 183 अभाज्य है कि नहीं है। इसके लिए 183 को उन अभाज्य संख्याओं से कटाएंगे जिनका वर्ग 183 से कम हो, जिनका वर्ग 183 से कम हो, बराबर नहीं, बराबर अगर हो तो उस संख्या से कटेगा ही, ठीक है। जिनका वर्ग 183 से कम हो। अगर उन अभाज्य संख्याओं से 183 कट रहा है तो 183 क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। आ गया समझ में? लिखिएगा इसमें, यदि किसी संख्या की जांच करनी हो कि वो अभाज्य है यदि किसी संख्या की जांच करनी हो कि वो अभाज्य है, इसके लिए हम संख्याओं को, इसके लिए हम संख्याओं को उन अभाज्य संख्याओं से कटाएंगे, संख्याओं को उन अभाज्य संख्याओं से कटाएंगे जिनका वर्ग दी गई संख्या से छोटा हो। यदि दी गई संख्या पूरी पूरी कट जा रही है यदि दी गई संख्या पूरी पूरी कट जा रही है तब वो अभाज्य नहीं है। तब वो अभाज्य नहीं है। हो गया, अभाज्य नहीं है मतलब अगर ना कटे तो अभाज्य है। लिख लीजिए नीचे, यदि ना कटे तो अभाज्य है, यदि ना कटे तो अभाज्य है। क्लियर हो गया? हर एक बच्चा देखेगा, जैसे 183 बच्चों हमने उठा लिया, अब हम उन अभाज्य संख्याओं से इसको कटाकर देखेंगे जिनका वर्ग 183 से कम हो। जैसे 2 का वर्ग 4 ही होता है, कम है, 2 से ये कटेगा? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? बहुत सारे सिस्टम पता है, 2 से विभाजिता के नियम आपको पता है, अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से तो ये कट ही नहीं रहा। 3 भी आपकी अभाज्य संख्या, 3 से कटेगा? कट रहा है। अरे वाह, ये तो 8 3 11 1 12 कट रहा है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। आ गया समझ में? ये कैसी संख्या है? भाज्य है। ये कैसी संख्या है? भाज्य है। ये भाज्य हो गई। और कोई एग्जाम्पल बोलिए। 181 181 आइए चेक करते हैं। 2 से कटेगा? नहीं। 3 से कटेगा? नहीं। 4 नहीं। 5 से कटेगा? नहीं। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब बताइए, 11 से कटेगा? नहीं। अब 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। 14 लेंगे तो 14 का वर्ग 181 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। 14 तो लेना ही नहीं है, 17 लेना है। अगर 17 लेंगे तो 17 का वर्ग 289 जो कि 181 से ज्यादा है, बड़ा है। इसलिए हम केवल 13 तक ही चेक करेंगे। क्यों मेरे बच्चों, बताइए, समझ में आया?
नहीं आया, आ गया। तो अभाज्य संख्या ऐसे चेक कर सकते हैं। बहुत बड़ा अगर दे दे तो उसके लिए मुश्किल होगी, ठीक है। छोटे छोटे तो आप चेक कर पा रहे हैं, बड़ा चेक करने में थोड़ी मुश्किल होगी। वैसे जनरली बड़ा आज तक देता नहीं है एग्जाम में, आज तक नहीं दिया है। छोटे छोटे नंबर के लिए ऐसे तो आप चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। आ रहा समझ में? बड़ा देता नहीं है आपके एग्जाम में, कभी भी चेक करना उसको मुश्किल है, इसलिए आज तक नहीं दिया है। कोई बड़ा संख्या देख के बताइए कौन इसमें अभाज्य है। आज तक नहीं आया, किसी एग्जाम में नहीं आया। चलिए और कोई छोटा सा बोलिए फिगर। हाँ 371, इस बच्चे ने बोला है 371। अब इसको हमको चेक करना पड़ेगा, क्या ये 2 से कटेगा? बताइए। नहीं कटेगा, मैं इसी को चेक कर रहा हूं। बच्चे ने कहा 371, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 11 से कटेगा? 7 से कट रहा है। 7 से कट रहा है। सात से कटेगा बच्चों, सही बोला आप लोगों ने। कट रहा है यानी कि ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं? अब आ जाइए 373 या 473 पे आ जाइए। ये भाज्य है कि अभाज्य है? बताइए, आप लोग बताइए चेक करके। आप लोग चेक करके बताइए भाज्य है कि अभाज्य है। यूट्यूब पे इसलिए क्लास लाइव कर दी गई है क्योंकि तेलियरगंज वाले लाइव सेंटर पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो तेलियरगंज वाले बच्चे आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिए। 11 से भाज्य है, यानी कि निश्चित रूप से फिर ये कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। अब आ जाइए 579, ये कैसी संख्या है? चेक करके बताइए भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है। ये किससे कट रहा है? 19 से कट रहा है। 3 से? अच्छा। 611, चेक करिए। जैसे जैसे ये संख्या बड़ी होती जाएगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता जाएगा आपका, कभी पूछता नहीं है। भाज्य ये किससे कट रहा है? 13 से ये कट रहा है। आ रहा है समझ में बच्चों? अब देखिए, अब बताइए भाज्य है कि अभाज्य है? बताइए तेजी से बच्चों। टाइम लग रहा है ना चेक करने में? अभाज्य है ना? गुड। तो बच्चों ये प्रॉपरली चेक कर लिया आपने कि कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं है, कैसे जानकारी होगी? अब आ जाइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नंबर सिस्टम आपका चल रहा है, शीट दे दीजिए। क्लास आपकी रेगुलर चलेगी, अगर कल मौनी अमावस्या वाली छुट्टी नहीं हुई तो रेगुलर ही रहेगी आपकी क्लास। आपको क्या लगता है छुट्टी होगी कल? नहीं होगी ना, हमें नहीं लगता छुट्टी होगी। पिछले साल तो हुई थी लेकिन 3 दिन की। क्या हुआ? देखिए मेरी छुट्टी तो जेन्युइन थी, और ये मौनी अमावस्या वाली छुट्टी भी होगी तो ये भी जेन्युइन है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और बच्चों को आने में बहुत असुविधा होती है। ठीक है, कुछ बच्चे बेचारे आ पाते हैं, कुछ नहीं आ पाते। हाँ लेकिन लाइव तो कर ही देंगे हम, अगर छुट्टी नहीं होगी तो भी लाइव कर देंगे, क्योंकि रूट डाइवर्जन वगैरह रहता है। आइए चलिए देखिए, लेकिन उसके बारे में सूचना मिलेगी टेलीग्राम पे। आइए देखिए, कौन सा टाइप है आपका? टाइप 11 है। 11 देखिए, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में। टाइप 11 देखिए,
टाइप 11 टाइप 12 से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। 244 गुणनफल 8 की पावर 20 इंटू 15 की पावर 24 इंटू 7 की पावर 15 का कुल ऋण गुणनखंड कुल कितने ऋण गुणनखंड होंगे ये पूछा गया है। कुल कितने ऋण गुणनखंड होंगे ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम ऋण संख्याओं के घात लगा लगा के, ऋण संख्याओं के ऊपर घात लगा लगा के इसको लिख लेंगे, ठीक है। और आप घात का मतलब समझते हैं कि संख्या का उतनी बार क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। कहीं 2 की पावर 10 लिख दिया, इसका मतलब क्या, 2 का 10 टाइम मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 बार गुणा हो रहा है, 2 का ही, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 टाइम्स, ठीक। तो बच्चों इससे हमको पता चल जाएगा कि वो जो अभाज्य संख्या है कितनी बार आई है। तो वो फैक्टर में क्या होगा, काउंट होगा। कैसे होता है देखिए, जैसे इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 की पावर 20, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर 24 और इंटू 7 की पावर 15। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 60 इंटू 3 की पावर 24 इंटू 5 की पावर 24, लिखा जाएगा कि नहीं है, और इंटू 7 की पावर क्या 15, ये बनेगा 2 की पावर 60 इंटू 3 की पावर 24 इंटू 5 की पावर 24 इंटू 7 की पावर क्या है 15। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो ऋण गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 2 कितनी बार आया है, 60 बार आया है, देख लीजिए 2 का गुणा 60 बार हुआ है। तो यहां से कुल कितने गुणनखंड हो गए, ऋण गुणनखंड 60 हो गए। आ रहा है समझ में। एक मत काउंट करिएगा इसको, केवल एक कब काउंट होगा, जब इसमें पूछेगा कि कितने अभाज्य भाजक हैं। जब पूछेगा कितने अभाज्य भाजक हैं तो 1 2 3 और 4 अभाज्य भाजक है। अगर ये सवाल आपसे पूछे तो अभाज्य भाजक और ऋण गुणनखंडों की कुल संख्या दोनों में अंतर है। ऋण गुणनखंडों की कुल संख्या या अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या पूछे तो आप इसी तरीके से अभाज्य संख्याओं के ऊपर घात लगा के इस पैटर्न में इसको आगे लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बताइएगा। 2 की पावर 60 लिख दिया, मतलब 2 क्या है 60 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 2 60 बार यहां आया है। 3 कितनी बार आया है 24 बार आया है। 5 कितनी बार आया है 24 बार ये भी आया है। 7 कितनी बार आया है 15 बार आया है। तो ऋण गुणनखंडों या अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या हो जाएगा बताइए। 60 24 फिर 24 फिर 15, कितना हो रहा है टोटल जोड़कर 123। ये सवाल है, इसका उत्तर सामने। एक 123। क्लियर हो गया। है कोई प्रॉब्लम। अगर यही पूछता कि कुल अभाज्य विभाजकों की संख्या कितनी है, कुल अभाज्य विभाजकों की संख्या, अभाज्य विभाजक कौन कौन से हो गए बताइएगा। अभाज्य विभाजक की बात कर रहा है तो आप कहेंगे सर अभाज्य विभाजक और ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, बात तो एक ही हो गई। लेकिन नहीं, दोनों को अलग अलग कंसीडर किया जाता है। आया समझ में। अभाज्य भाजकों की संख्या के लिए क्या होगा, इसको अलग अलग कंसीडर आप करेंगे। अभाज्य भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी इसमें 1 2 3 और 4। ये दोनों प्रश्न अलग अलग करके इसी तरीके से पूछता है। आ गया समझ में। ऋण गुणनखंडों की कुल संख्या, ऋण गुणनखंडों की कुल संख्या 123। भाषा में बहुत छोटा सा अंतर होता है, चीजें एक ही लगती हैं लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों चीजें क्या होती हैं अलग अलग।
अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या अगर पूछना चाहता है तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? 100 कितना 23। अभाज्य भाजकों की कुल संख्या पूछ लिया तो क्या देंगे? 4 देंगे। ठीक है। आप कहेंगे सर आपने तो बताया था भाजक और गुणनखंड एक ही होते हैं। यस, एक ही होते हैं। भाजक से भी संख्या में भाग जाता है और गुणनखंड से भी संख्या में भाग जाता है, लेकिन यहां पर कुल गुणनखंड पूछ रहा है तो क्या होगा? यहां पर गुणनखंड लगा के इस तरीके से जनरली पूछा तो सबको, सारे गुणनखंडों को गिन के आपको बताना है। सारे गुणनखंडों को क्या करना है? गिन के बताना है आपको। तो टोटल 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 7 कितनी बार है, इसको गिन के बताना है। तो ये हो रहे हैं टोटल 123। अगर केवल भाजक पूछ ले, अभाज्य भाजक, तो क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे। चलिए अभी उसके भी क्वेश्चन आएंगे, आपको कराए जाएंगे, अभी इसी पे रहिए। अब आइए 245। बहुत पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। 245, 6 की पावर 10, 7 की पावर 17, 11 की पावर 27। तो देखिए अब थोड़ा जल्दी करने की आदत डालें। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए बच्चों, क्या होगा अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या? बताइए। इसका मतलब क्या? 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 लिख देते हैं। ये होगा कि नहीं इसका मतलब? तो यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 27 कितना आ रहा? 64। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो गई? 64। 2 आया है 10 बार, 3 आया है 10 बार, 7 आया 17 बार, 11 आया है 27 बार। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं और ये इतनी बार आई हैं। तो ये सब क्या हो गई आपकी? गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्याएं हो गई कितनी? 64। 246 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 246। नए बच्चे भी कई सारे होंगे जो नया एडमिशन लिए हैं। देखिए नया बैच आपका स्टार्ट होगा, वो होगा आपका एलसीएम एससीएफ से। अभी बैठे रहिए, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ में आएगा आपको, लेकिन सारी चीजें नंबर सिस्टम में आपकी बेसिक छूट गई हैं। अब मैक्सिमम चीज, मैक्सिमम क्या सब कुछ छूट गया है, लेकिन फिर भी आते रहेंगे तो थोड़ा बहुत समझेंगे। जैसे आज कुछ सीखे होंगे हल्की फुल्की चीजें कि अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त क्या होता है, ये चीजें समझ में आई हैं। कौन कौन नए बच्चे हैं भाई जरा हाथ उठाइएगा। शीट भी आप लोग पास नहीं होगी? नहीं है ना? शीट मैं कल दिलवा दूंगा आप लोग को। ऑफिस से नहीं मिली है क्या? एडमिशन पे मिली है? आपको नहीं मिली क्या एडमिशन पे? बेटा डेमो किसने दे दिया आपको? खैर कोई बात नहीं, आप आ गई होंगी तो मिल गया होगा डेमो, वो अलग चीज है। मैथ्स में डेमो नहीं मिलता। अभी देखिए आप क्या समझेंगे, आपका ये बीच से आप पढ़ रहे हैं, आप बताइए आपको समझ में। हमसे परमिशन मिली है? एक मिनट देखिए। हो सकता है देखिए क्लास से जब मैं बाहर निकलता हूं तो बहुत सारे इस प्रकार के कार्य बच्चे करा लेते हैं। हाँ सर ये करना है, तो उस समय हड़बड़ी में रहता हूँ, दिमाग कम चलता है मेरा। ठीक है, क्योंकि चला के पूरा खर्च करके आए होते हैं। थोड़ा देखें, दिखाइए। व्हाट्सएप पे मिला है परमिशन? दिखाइए बेटा, दिखाइए। नहीं ये मेरा परमिशन नहीं है, ये पापा ने परमिशन दिया हुआ है आपको। लीजिए, मैंने नहीं दिया हुआ है। मैं जनरली डेमो के लिए परमिशन देता ही नहीं। ठीक है, आइए। तो अभी समझ में आ रहा है आपको? बताइए। एक मिनट रुक जाए, बच्चे से पूछ ले। समझ में आ रहा है आपको? बैठ के रिप्लाई करिए। समझ, बैठ जाइए। चीजें समझ में आया है तो मतलब एडमिशन लेंगी कल? चलिए, वैसे कम समझ में आया होगा इनको, हमें पता है ना, चीजें कम समझ में आई होंगी। कारण क्या है? क्योंकि बीच से कभी कुछ भी समझ में नहीं आता। यही मैं इतिहास भूगोल का टीचर होता तो जहां से आप बैठती वहां से चीजें समझ में आती। मैथ्स है ना बच्चों, तो बेसिक एक बार छूट जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने क्या बोला, नया बैच आपका एलसीएम एससीएफ से चलेगा। ठीक है, वहां से हर एक चीज समझ में आएगी। अब मैं नंबर सिस्टम में एकदम गारंटी नहीं लूंगा कि चीजें मैं समझा पाऊंगा आपको। क्लियर है? आइए, तो इसके बाद आ जाइए बच्चों। हाँ 246 पे आइए।
3.5 पावर 12 है, इंटू 2.7 पावर 10 है, इंटू 10 की पावर क्या है 25 है। ये है क्वेश्चन आपका। बच्चों यहां तब तक आप रूढ़ गुणनखंडों की संख्या नहीं निकाल सकते जब तक ये दशमलव वाली चीज हट ना जाए। दशमलव वाले में कभी ऐसा सवाल रूढ़ गुणनखंडों वाला बनाता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि रूढ़ संख्याओं की बात कहां से की जाती है, धनात्मक संख्याओं से। आया समझ में? धनात्मक संख्या वो भी कैसी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी हम रूढ़ संख्याओं की यानी कि अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। तो इसमें अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो ये दशमलव वाली चीज आपकी हटनी चाहिए। दशमलव वाली चीज हटाने के लिए आप नॉर्मल अपना कैलकुलेशन यूज करिए, लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करिए, हो जाएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 3.5 है तो 35/10 लिख सकते हैं, क्या होल टू द पावर 12 होगा। और इसको 27/10 लिख सकते हैं, होल टू द पावर 10 लिखा जा सकता है, और इंटू 10 टू द पावर 25 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या आप 12 पावर इस पर और 12 पावर इस पर रख सकते हैं, रख सकते हैं। क्या 10 पावर इस पर 10 पावर इस पर रख सकते हैं, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं पावर, और ये आपका 10 टू द पावर 25 है ही। देखिए हम 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7 पावर क्या 12। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 पावर क्या 10, और ये आएगा आपका 10 टू द पावर 25 माइनस 12 माइनस 10, होगा कि नहीं बताइए। भाग करने की क्रिया में अगर आधार बराबर है तो घातों को परस्पर घटा दिया जाता है भाग करने की क्रिया में। तो बोलिए ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 30 इंटू क्या 10 है ना, तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो गया। ये सिस्टम आपका बन गया। ये सब सारी की सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं वो आपके प्राइम नंबर्स के फॉर्म में है, पावर लगाकर लिखा गया है। तो इसी तरीके से तोड़ना है, प्राइम नंबर के ही पैटर्न पे फॉर्म में आपको तोड़ना है, अलग से कुछ नहीं करना। तो ये क्या होगा, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बोलिएगा बच्चों कितना होगा, 12 12 30 3 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये लीजिए 60, हर एक बच्चा देखे 60 60। कोई डाउट, क्लियर है? इस तरीके से आपको बताना है। अब आइए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। इसका तो ओरल बता सकते हैं, 247 लगाइएगा क्वेश्चन सामने। कितना 30, गुड 30 है ना बच्चों। अब 248 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इसमें पूछा है 350 के भाजकों की संख्या बताइए। भाजकों की संख्या आपको बतानी है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपको बताना है। तो देखिए हर एक बच्चा देखिए, अगर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूं, टू 248 में आ जाइए, मैं पूछूं 20 के भाजकों की संख्या, क्या होगा? अगर मैं एक सवाल पूछ लूं तो 1 है, इसका एक भाजक 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। भाजक का यहां क्या अर्थ लिया जाए कि ये पूर्णता क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। भाजक का यह अर्थ नहीं होता कि हमेशा विभाजित करे पूर्णता, लेकिन यहां पूर्णता क्या कर रहा है, विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये सारे फिगर 1 2 4 5 10 20 20 के क्या हो गए, भाजक हो गए। ठीक, 20 के क्या है, भाजक। यस, कुछ पूछना है क्या? 20 के भाजक, कितने भाजक निकल आए बताइए? 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, ये देखिए संख्या छोटी थी, आपने मैनुअल काउंटिंग कर ली, ये 620 हो जाता, तो यहां पर इस तरह से मैनुअल काउंटिंग नहीं कर पाते। तो इसके लिए एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, दिखाता हूं वो फॉर्मूला क्या है। यहां पर देखिए 20 का आप ऐसा ही फैक्टर करिए, कैसा, अभाज्य
गुणनखंड के रूप में। जैसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5, लिख सकते हैं इस तरीके से। अभाज्य गुणनखंड की घात लगा के इस तरीके से आपको गुणनखंड करना है। 20 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। तो क्या बन गया बच्चों, सीधे सीधे भाजकों की संख्या कैसे निकलेगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये प्रारूप है, भाजकों की संख्या जो भी इसके घात है, यहां घात 2 है, यहां घात क्या है 1 है, तो घात में क्या करिए 1 प्लस कर लीजिए, फिर इंटू क्या कर लीजिए, घात में यहां भी, यहां घात 1 है, 1 में फिर 1 प्लस कर लीजिए, कितना हो गया 3 गुणे 2 यानी कि 6। यह है आपके 20 के भाजकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, आपको अभाज्य संख्याओं के रूप में संख्या को तोड़ लेना है और घातों में 1 जोड़कर उनको गुणा करके आप भाजकों की संख्या क्या कर पाएंगे, बता लेंगे। क्लियर सारे बच्चों को? तो चलिए देखिए 248 में आते हैं, नोट कर लिया इसको? अच्छा, अब इसका फॉर्मूला नोट करवा दूं। परमुटेशन का प्रारूप है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये चीजें आएंगी, ठीक है। भाजकों की संख्या ज्ञात करना, बहुत सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मिलेंगे आपको, बहुत सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन रहेंगे। वो हो गया, हर एक बच्चा देखे और बताए हमें। दो गुणे 5, 5 गुणे क्या फर्क पड़ता, यहां पावर कितना है 1, तो 1 प्लस वो 2, क्यों 1 प्लस 1 ही रहेगा। आप प्रारूप इसका दूसरा समझ रहे हैं, मैं अभी नोट करवा रहा हूं। हो गया बच्चों? अब देखिए कोई संख्या x है, x के भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो x का गुणनखंड करेंगे, a टू द पावर m, b टू द पावर n और c टू द पावर p हो गया। आ गया समझ में? जहां पर इसको तोड़ लिया, जहां a b c कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। लिख लीजिएगा अच्छे से, जहां ए बी सी अभाज्य संख्या है। यह आगे भी टूट सकता है, ऐसा नहीं कि आगे नहीं जाएगा, और भी आगे जाएगा, लेकिन हम केवल इतने ही 3 संख्याओं के रूप में ही इसको उठा रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप इसको लिखेंगे, घात लगाकर x को लिखा आपने a की पावर m इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर क्या p। तो अब क्या हो जाएगा, x के भाजकों की संख्या, भाजक के बदले विभाजक लिख देते हैं, विभाजक से ज्यादा क्लियर है। क्या होगा, x के विभाजकों की संख्या m प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू p प्लस, बाबू अगर इंटू d की पावर r होता तो आगे क्या हो जाता, इंटू r प्लस 1 हो जाता। आ रहा समझ में, r प्लस 1 हो जाता, और भी आगे ऐसे ही लंबा फॉर्मूला आपका चलता रहेगा। तो आइए अपने क्वेश्चन की अगर हम बात करें 248 का पहला जो क्वेश्चन, उसकी अगर बात की जाए तो क्या होगा, 350 के जरा गुणनखंड करिए तो क्या होगा, 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर, एकदम सही है, बताइएगा। तो भाजकों की संख्या 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 और इंटू फिर से 1 प्लस 1, एक ही जोड़कर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कितना आएगा वो बता दीजिए। हाँ 12। तो 350 के भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 12।
अब आगे के क्वेश्चन कल करवा के इसको कंप्लीट करवा देंगे। और बच्चों पीएस के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, अब से पीएस के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। शीट किसकी है? मैं आ रहा हूं, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। कुछ जो नए बच्चे हैं वो चीजें समझ नहीं पाए होंगे, परेशान ना हो। और वैसे बहुत सारे वीडियो हमारे पड़े हुए नंबर सिस्टम के, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग। जो नए बच्चे हैं वो बने रहें रेगुलर